हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद सौरभ सर में। दोस्तों हम आज बात करेंगे प्राचीन इतिहास के नवपाषाण काल के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, मैंने जो मध्यपाषाण और पुरापाषाण काल वो अपनी पिछली वीडियो में करा दिया है। तो आज हम बात करेंगे नवपाषाण काल के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वो पिछली वीडियो देख लें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की अपनी वीडियो तो देरी ना करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास, जैसे कि आप मेरे टाइटल पे देख सकते हैं वीडियो में, प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास, जैसे कि आपको पता है, जो प्राचीन भारत के इतिहास में जो आता है वो एक पाषाण काल आता है दोस्तों। ठीक है, जो एंशिएंट इंडिया में जो आता है वो पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब पाषाण उसमें प्राचीन भारत के इतिहास में आते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाषाण काल के बारे में, जिससे मैंने दो पार्ट करा दिए हैं, मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल। आज हम बात करेंगे नवपाषाण काल के बारे में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नवपाषाण काल, जो नवपाषाण काल है दोस्तों, जो न्योलिथिक एज है, जो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबाक ने किया था दोस्तों। किसने किया था? जॉन लुबाक ने। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉन लुबाक ने। दोस्तों इसी इतिहासकार ने जो प्राचीन इतिहास को है उस पर 3 भागों में ना बांटते हुए सिर्फ 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से वो 2 पार्ट्स हैं? एक तो पूर्वपाषाण काल और नवपाषाण काल। जो ये इतिहासकार है दोस्तों, इसने जो प्राचीन इतिहास को या जो पाषाण काल को 2 भागों में बांटा था, एक तो नवपाषाण काल और एक पूर्वपाषाण काल। इसने मध्यपाषाण काल को अपने जो थ्योरी में वो नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो नवपाषाण को क्रांति का काल भी कहा जाता है दोस्तों। जो नवपाषाण को क्रांति का काल भी कहा जाता है दोस्तों। नवपाषाण काल को क्रांति काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे परिवर्तन आए और नई चीज़ें काफ़ी उत्पन्न हुई, जैसे कि हम आगे अपनी वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस काल को क्रांतिकार कहा जाता है। इस काल को क्रांतिकार किसने कहा दोस्तों? गुरनार मिल्टन ने। किसने? गुरनार मिल्टन ने दोस्तों इस काल को क्रांति का काल कहा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक और है नवपाषाण काल का खोजकर्ता। दोस्तों जो नवपाषाण जो वर्ड है उसका यूज़ किसने किया था? उसका यूज़ तो किया था जॉन लुबाक ने। लेकिन जो नवपाषाण काल का जो खोजकर्ता जिसको कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो कहता है ला मैसूरिए को। किसको? ला मैसूरिए को। जो नवपाषाण काल का खोजकर्ता ला मैसूरिए को कहा जाता है दोस्तों। इसको क्यों खोजकर्ता कहा जाता है? क्योंकि इसने जो ला मैसूरिया ने है, जो कर्नाटक का लिंगसुगुर नाम का एक कस्बा है, जहाँ इसने पोलिसदार कुल्हाड़ी की खोज की। जो ला मैसूरिया है दोस्तों, जो ला मैसूरिया, इसने जो कर्नाटक का जो लिंगसुगुर नामक स्थान है वहाँ से पोलिसदार कुल्हाड़ी की खोज की, इसलिए इसको नवपाषाण काल का खोजकर्ता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये 2-3 नाम याद रखना। एक तो जॉन लुबाक का, जिसने जो नवपाषाण जो शब्द है उसका प्रयोग किया था फर्स्ट टाइम, और दूसरा जो है गुरनार मिल्टन दोस्तों, जिसने इस काल को क्रांति का काल भी कहा है दोस्तों। ठीक है, जो थर्ड है वो है ला मैसूरिया, जिसे जो नवपाषाण काल का खोजकर्ता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको खोजकर्ता मैंने आपको बता दिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने जो लिंगसुगुर से है ना वो पोलिसदार कुल्हाड़ी की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसने क्या की थी? जो लिंगसुगुर है वहाँ से पोलिसदार कुल्हाड़ी की खोज की थी। तो चलिए दोस्तों, हम मैं जो आपको जो इस नवपाषाण काल में जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है
उनके बारे में बताता हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ इम्पोर्टेंट प्लेसेस से ही बनता है दोस्तों, वहाँ से कि वहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले और कैसे जो वो नगर विकसित हुए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देरी ना करते हुए मैं आपको अब जो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं उनके बारे में बता देता हूँ। मेहरगढ़। मेहरगढ़ दोस्तों आपने काफ़ी बार सुना होगा, जो इतिहास में जो मेहरगढ़ का स्थान है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो मेहरगढ़ जो है जो नवपाषाण काल का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ से नवपाषाण काल के अनेक जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, और मेहरगढ़ को काफ़ी विकसित नवपाषाण काल में शहर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेहरगढ़ जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो बलूचिस्तान है ना जो दोस्तों पाकिस्तान का, उसके दक्षिण भाग में है मेहरगढ़। ठीक है दोस्तों, ये जो इसके दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, जिसके बीच में ये मेहरगढ़ जो है वो बसा है। जो कहा जाता है मेहरगढ़ बस्ती है ना जो, वो सबसे प्राचीन बस्ती है दोस्तों। ठीक है, जो मेहरगढ़ बस्ती है, जो मेहरगढ़ शहर है, वो जो दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है, या इसको बस्ती कह सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से डेवलप था उस हिसाब से इसको एक कस्बा या शहर हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मेहरगढ़ है वो सबसे प्राचीन बस्ती है, इसके हमें क्या साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो फसलें, जो मेहरगढ़ से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हमें मिली हैं वो है अलग अलग टाइप की फसलें, क्योंकि दोस्तों जो मध्यपाषाण काल था उसमें कृषि शुरू तो हो गई थी, लेकिन उसको उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था जितना वो नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है दोस्तों, तो जो नवपाषाण काल में है उसमें कृषि के जो काफ़ी साक्ष्य मिले, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप नोट कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या साक्ष्य है। नंबर 1, गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं, जौ के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं दोस्तों, कपास के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं, और बेर के साक्ष्य और अंगूर के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिले हैं दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लेना कि क्या क्या साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त है, क्योंकि ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो मेहरगढ़ से है ना अनाज स्टोरेज के लिए एक अन्नागार मिला है दोस्तों। अन्नागार इट मीन्स कि जो एक बड़ा कुठला टाइप होता है दोस्तों, जो काफ़ी साइज़ में बड़ा होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा अनाज स्टोरेज करके रख लिया जाता है। क्योंकि जो कहा जाता है जो उस टाइम जो मेहरगढ़ में है ना अनाज की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए अनाज को रखने के लिए स्टोरेज के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा बड़े चीज़ की ज़रूरत पड़ गई थी। ठीक है दोस्तों, और वो चीज़ अन्नागार आप दोस्तों ध्यान रखना, ये थोड़ा मृदभांड जो होता है पहले, क्योंकि जो इससे पहले का काल था उसमें जो लोग थे वो मृदभांड में स्टोरेज करके रखते थे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें मृदभांड में जो अनाज को वो स्टोरेज करके लेते थे, लेकिन अब प्रोडक्शन बढ़ गई है, तो इसलिए इनको स्टोरेज करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ने के साथ अब इनको स्टोरेज करने के लिए वो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है, अब ज़रूरत पड़ गई है किसी बड़े संसाधन की जिसमें इसको स्टोर कर सकते हैं, और वो क्या है संसाधन, वो है अन्नागार। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो अन्नागार है वो कहाँ से मिला है, वो मिला है मेहरगढ़ जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है कच्ची आयताकार ईंट के बने मकान। ठीक है दोस्तों, जो नवपाषाण काल है उसमें सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जो घटना है, जो वहाँ पे कच्चे मकान मिले हैं, वो कच्ची जो आयताकार ईंटें से बने हुए मिले हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो इससे पहले का जो मध्यपाषाण काल था उसमें बहुत ज़्यादा लोग स्थायी तो हो गए थे, लेकिन उतने ज़्यादा स्थायी नहीं थे जितने इस काल में हुए नवपाषाण काल में। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर लोगों ने उस समय जो मकान बना लिए, चाहे वो कच्ची ईंटों के हो चाहे पक्के ईंटों के, लेकिन वो उन्होंने मकान बना लिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट घटना है दोस्तों। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अच्छा, आप जो इस समय का जो मानव है ना, जो नवपाषाण काल का जो मानव है उसको होमोसोपियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमोसोपियन। होमोसोपियन क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इस काल का जो मानव है ना
उसका जो बुद्धि का विकास हो चुका है दोस्तों, और उसने नई नई चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया और सोचना समझना उन्होंने चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई थी। ठीक है दोस्तों, चाक का निर्माण मृदभांड। ठीक है दोस्तों, जो समय जो मिले हैं वो जो चाक से निर्मित जो मृदभांड भी मेहरगढ़ से मिले हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो चाक से बना मृदभांड, जो अगर चाक से मृदभांड बनाया गया तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि सिर्फ एक मृदभांड चाक से बनाया गया, तो जो मृदभांड की जो प्रोडक्शन थी वो उस समय काफ़ी ज़्यादा हो गई और उसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई। ठीक है दोस्तों, भैंस पालने के साक्ष्य दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहले जो भैंस पालने के साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से ही मिले हैं, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि जो भैंस पालने के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं मेहरगढ़ से। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप बात। उसके बाद हड्डी से बनी हुई सुई, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि हड्डी से बनी हुई सुई जो मेहरगढ़ में है, वो वहाँ में ना जो इससे पहले जो शासन था तो उसमें पत्थर का और हड्डियों का यूज़ तो था, क्योंकि पूरा प्राचीन काल में तो टोटली पत्थर का यूज़ था किसी भी हथियार किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन मध्यकाल में आके हड्डियों को भी हथियार के यूज़ में हड्डियों को भी हथियार की तरह यूज़ किया जाने लगा था। लेकिन जो नवपाषाण काल में वो जो हथियार तो सूक्ष्म हुए लेकिन जो हड्डी है उसको भी इतना सूक्ष्म कर दिया कि उसको सुई के रूप में विकसित कर दिया दोस्तों। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी जो सोच है, उनकी जो थिंकिंग है कितनी डेवलप हो चुकी थी। अब जो सुई है उसका क्या प्रयोग किया होगा दोस्तों, ये काफ़ी सोचने की बात है। जो समय में अगर उन्होंने सुई का विकास किया है, सुई बनाई, तो उसका क्या प्रयोग किया हो जाए। तो इसके बाद जो एक साक्ष्य मिले वो कताई बुनाई के मिले जो सुई से काफ़ी ज़्यादा लिंकेड है। जो कताई बुनाई मतलब जो सुई का अगर उन्होंने निर्माण किया तो जाहिर सी बात है उससे उन्होंने जो कताई बुनाई के लिए ही यूज़ की होगी सुई। ठीक है दोस्तों, अब बात आ जाती है तो दोस्तों जैसे कि आप जो कताई बुनाई का जो काम था दोस्तों वो सुई से तो किया गया, लेकिन जो कताई बुनाई के लिए वो कपड़े की जरूरत थी दोस्तों। तो कपड़े का निर्माण कहाँ से होता था, कपड़े का निर्माण होता था दोस्तों कपास से, क्योंकि उस टाइम में जो है कपास के भी काफ़ी ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक जो वहाँ से है दोस्तों एक कारीगर की कब्र भी मिली है मेहरगढ़ से दोस्तों। जो कारीगर की जो कब्र है तो इसका मतलब जो वहाँ पे जो किसी भी प्रकार के जो डेवलपमेंट कार्य किए गए थे तो डेफिनेटली उसमें कारीगर की तो ज़रूरत थी। अगर वहाँ से कारीगर की कब्र मिली है तो ये बात प्रमाण करती है कि वहाँ पे जो डेवलपिंग कार्य काफ़ी थे, जिससे कारीगर जो है वो निर्वाहित करते थे। ठीक है दोस्तों, अब तांबे के तबीज, जो तांबे का तबीज है दोस्तों आप देख सकते हैं जो मध्यपाषाण और पुरापाषाण काल वो लगभग पत्थर और हड्डियों का ही काल रहा है, लेकिन जो नवपाषाण काल है इसमें आके धातु का प्रयोग किया जाने लगा। इस काल में जो सोने की धातु का भी और तांबे की धातु का भी जो है यूज़ मिलता है दोस्तों। और जो ये ताबीज़ मिला है ना दोस्तों, ताबीज़ इसका भी प्रयोग किया गया है दोस्तों। अगर ताबीज़ का प्रयोग किया गया तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो उस समय के जो लोग होंगे वो अंधविश्वास में बिलीव रखते होंगे, कुछ तंत्र विद्या जो वगैरह वो करते होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है पशुपालन। जो नवपाषाण काल में है मेहरगढ़ से जो पशुपालन के साक्ष्य तो उतने ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन जो उस समय मेहरगढ़ में पशुपालन था, लेकिन जो ज़्यादा विकसित जो पशुपालन था वो कहाँ पे था, वो दक्षिण भारत में था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कृषि के साक्ष्य, कृषि के तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिले ही हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया जो पीछे जो क्या क्या फसलें वहाँ पे मिली है, कपास, जो गेहूँ, ठीक है दोस्तों, बेर, अंगूर, ये सभी फसलें मेहरगढ़ से मिली है दोस्तों। आप ये बात ध्यान रखना, जो मेहरगढ़ की जो डिटेल है वो काफ़ी एनसीईआरटी में भी दी गई है, वहाँ से भी आप अच्छी तरह रीड कर सकते हो। और मैंने मैक्सिमम फैक्ट आपको देने की कोशिश किया ताकि आपको एग्ज़ाम के समय कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मेहरगढ़ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों,
जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेहरगढ़ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके जो फैक्ट हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद जो है एक बुर्ज होम, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, जो बुर्ज होम है वो जम्मू एंड कश्मीर में है दोस्तों। जो बुर्ज होम है जो ये भी काफ़ी उस समय जो नवपाषाण काल में काफ़ी विकसित था दोस्तों। ठीक है, यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गा पालने के प्रमाण। ठीक है दोस्तों, जो बुर्ज होम है जो यहाँ से नवपाषाण काल में एक तो भैंस पालने के, बकरी पालने के, भेड़ पालने के और मुर्गा पालने के, ये सभी जो जानवर हैं इनको पालने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, गर्तावास के साक्ष्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। गर्तावास के साक्ष्य दोस्तों, गर्तावास में आपको बता दूं गर्तावास क्या होता है। गर्तावास का मतलब गड्ढे में वास। जैसे कि आज जो आधुनिक समय में या आज के समय में जो अंडरग्राउंड बनाया जाता है ना मकान, ये कोई भी चीज़ अंडरग्राउंड बनाई जाती है, वैसे ही उस समय गड्ढे में आवास बनाया जाता था। जो गड्ढे को खोद के उसके अंदर लोग रहते थे, क्योंकि बुर्ज होम में जो गड्ढे के अंदर वो दीवारें भी मिली हैं दोस्तों, और जो जिनके ऊपर लपाई या गारे की लपाई करके उनको विकसित किया गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया एक गड्ढे को अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो उस समय काफ़ी विकसित हो गया था। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के प्रमाण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। जो बुर्ज होम से है ना, जो बुर्ज होम से जो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के जो है वो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखना बुर्ज होम से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट प्लेस जो है कोल्डहिवा। कोल्डहिवा जो यूपी में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि जो यहाँ से है जो सबसे प्राचीन जो चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वो कोल्डहिवा से ही मिले। लगभग 7000 साल पहले, 7000 साल पहले के जो साक्ष्य हैं वो कोल्डहिवा से ही मिलते हैं दोस्तों, जो चावल उत्पादन के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बस्ती जो डेवलप्ड बस्ती है उसके होने के भी यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, कि जो 7000 साल पहले जो यहाँ बस्ती थी वो काफ़ी विकसित थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डोरी छाप मृदमांड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट दोस्तों। डोरी जो मृदमांड है वो कहीं काफ़ी जगह से मिले, लेकिन जो यहाँ से मिला है कोल्डहिवा से वो डोरी छाप, यानी कि जो प्रिंटेड जो मृदमांड है वो मिले हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चावल के साक्ष्य मैंने आपको बता दिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोल्डहिवा से जो चावल के साक्ष्य मिले वो काफ़ी प्राचीन है। ठीक है दोस्तों, अब कोल्डहिवा के पास ही ये सारा प्लेसेस इलाहाबाद है, इलाहाबाद के पास है दोस्तों ये प्लेसेस जो हैं कोल्डहिवा और महागढ़ा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अब महागढ़ा जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो नवपाषाण काल का जो ये महागढ़ा स्थान है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ज़्यादा साक्ष्य मिला दोस्तों। चावल के साक्ष्य जो कोल्डहिवा से चावल के साक्ष्य मिले वही साक्ष्य महागढ़ा से मिले। ठीक है दोस्तों, मिट्टी पर मवेशियों के खुरों के निशान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। जो महागढ़ा से है वो जो जानवर थे जो उनके खुरों के निशान मिट्टी पर मिले हैं। अब देखो दोस्तों, क्योंकि 7000 साल पहले की बात है, लेकिन इसके प्रमाण हमें आज भी मिलते हैं, तो ये काफ़ी अजीब ही बात है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ के हमें प्रमाण आज भी मिले हैं कि जो उनके खुर के निशान है वो मिट्टी पे हैं, जो हमें बने मिले हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चिराद जो है ये बिहार में है दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है चिराद जो प्लेस है उस नवपाषाण काल का, क्योंकि जो चिराद से जो साक्ष्य मिले हैं लगभग उतने ही साक्ष्य मेहरगढ़, और मेहरगढ़ से लगभग उतने साक्ष्य चिराद, क्योंकि दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान में दोस्तों, जो बलूचिस्तान के दक्षिण में पड़ता है, और जो चिराद है ये बिहार में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, जो हमारे इंडिया के बिहार में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी गेहूं के साक्ष्य मिले, चना के साक्ष्य मिले, मटर, मसूर, जौ। अब यहाँ से कपास नहीं मिली, यहाँ पे कपास मिली लेकिन यहाँ मसूर नहीं मिली। ये अंतर है दोनों स्थानों में। जो यहाँ चिराद में है वहाँ पे कपास नहीं मिली। अब कपास नहीं मिली तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो कताई बुनाई का काम उतना ज़्यादा विकसित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ से जो हड्डियों के बने उपकरण हैं वो यहाँ से
मिले हैं दोस्तों। ठीक है, जो यहाँ से जो है, जो चिराग से है वह यहाँ हड्डियों से बने उपकरण मिले हैं और तांबे से बने भी उपकरण मिले हैं। और यहाँ भैंस और बैल, जो भैंस के साथ साथ बैल पालने के भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, जो सुई, एक ये मैं आपको तो जो सुई है ना दोस्तों, ये सुई एक तो मिली है मेहरगढ़ से, मेहरगढ़, और एक और जो प्लेस है कश्मीर में इसी के पास ही, वहाँ से भी पुरजुम के पास जो प्लेस है वहाँ से भी सुई के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, जो चिराग हो गया आपका, चिराग से जो जो मिले हैं, एक मटर हो गया, मसूर हो गया, ये आप ध्यान रखना, जो मसूर है वो तो मिले चिराग से, और जो कपास है वो मिले मेहरगढ़ से, बाकी गेहूँ चना जौ ये मेहरगढ़ से मिले और अपना चिराग से मिले। ठीक है दोस्तों, ये आपने सारा समझ लिया दोस्तों। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, जो जालुबाक है, इसने सबसे पहले जो नवपाषाण वर्ड है ना, इसका प्रयोग किया था। ये आप बात ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और जो नवपाषाण काल को क्रांति का काल किसने कहा? गुन्नार मिल्डर ने। किसने? गुन्नार मिल्डर ने जो नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा दोस्तों। अब जो नवपाषाण काल का जो खोजकर्ता किसे कहा जाता है? ला मैसूरिया को। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट्स आप ध्यान रखना। और ये खोज कब की थी इसने? 1860 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये आपका सारा लेक्चर कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा लेक्चर जो है वो समझ में आए हो, जो मैंने फैक्ट बताए हैं वो भी अच्छे से समझ में आए हो। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं और मेरे से पूछ भी सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।